क्या आपने कभी उंगलियों को बोलते सुना है? जी हाँ, सही सुना आपने। हैव यू एवर हर्ड फिंगर्स डू ऑल द टॉकिंग? व्हाई नॉट? हमारी जुबान इकलौता जरिया नहीं है बातचीत करने का, दूसरों तक हमारे विचार पहुंचाने का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुरभि बजाज और टॉकिंग फिंगर्स किताब की साथ सहकार्यता के तहत आज हमारी मेहमान हैं सुश्री मोनालिजा सक्सेना। मोनालिजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्कार मोनालिजा जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। वेरी हैप्पी टू बी हियर, यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। जी, Mona is a mother of two, an entrepreneur, an experimental cook, an avid reader, and a movie buff. She runs a market research firm specializing in media, communication, and branding. लेकिन जो खास बात आज मोना को हमारे प्लेटफॉर्म पर लेकर आई है, वह यह है कि मोना 14 वर्षीय ईशान की मां है। ईशान is a co-author for the book Talking Fingers. ईशान एक जोशीला किशोर बच्चा है, या ईशान के शब्दों में कहूं तो वह एक निंजा है। He is a passionate marathon runner, a swimmer, an equally wonderful skater. And if you think that he is all about sports, let me tell you that his enthusiasm for music is as infectious as his energy in sports. He navigates life with grace and a smile that lights up the room. For us, he is a true inspiration and a reminder that love, joy, and passion speak louder than words. Today, we'll talk to Mona about their family's journey from diagnosis to thriving. उनके इस सफर के बारे में जो शुरू हुआ जब डॉक्टर ने ये कंफर्म किया कि ईशान एक ऑटिस्टिक बच्चा है, the parenting challenges they faced, the therapies they adopted, rejecting and accepting on the way, their evolution from focusing on Ishan's weaknesses to nurturing his strengths. हम बात करेंगे कि कैसे ईशान का ख्याल रखने के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखा है मोना ने। तो मोना जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि कब और कैसे आपको कंफर्म हुआ कि ईशान एक ऑटिस्टिक बच्चा है, और आपके मन में क्या अंतर्द्वंद तब चल रहा था उस समय? एक्चुअली ईशान जब 2 साल का था तब हमें थोड़ा बहुत लगा कि कुछ प्रॉब्लम है शायद, क्योंकि वो आंसर नहीं करता था अपने नाम को। और मतलब थोड़ा उसकी माइलस्टोन सारी डिलेड थी, मतलब चलने में भी टाइम लगा था, सब कुछ टाइम लग रहा था। पर जब हमने पेडिट्रिशियन से पूछा, उन्होंने कहा नहीं, थोड़ा बस डिलेड डेवलपमेंट है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने सोचा ठीक है चलो। पर जब 2 साल का हो गया फिर भी कुछ नहीं बोलता था। मतलब माँ पापा ऐसा तो कुछ नहीं था, पर इवन मतलब अ आ ई ऊ वो भी बहुत कम निकलता था। तो हमें लगा कि हमें कोई न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। तो पहले तो पेडिट्रिशियन ने हमें ये कहा था कि ना ईयर में वैक्स है, तो आप ईएनटी वाले को दिखाइए, शायद इनपुट नहीं है इसलिए आउटपुट नहीं है। तो हमने सोचा ओके, ये तो अच्छा इजी सॉल्व है। तो हमने ईएनटी डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा कि भाई आप मैरिंगोटॉमी करा लो, तो वैक्स निकलवा लीजिए। वो भी करवाया, बच्चे की ऑपरेशन करवाई। उसके बाद भी 6 महीने निकल गए पर कुछ नहीं हुआ। तो वी फेल्ट कि अभी टाइम है, हमें न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। तो बॉम्बे के एक बहुत बड़े क्लिनिकल न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनसे मिलने गए हम लोग। तब मेरी छोटी बच्ची जो थी, ईशान से छोटी है, वो 1 महीने की बच्ची थी, मैं उसको लेके गई थी साथ में। और ईशान तब 2.5 साल का था। और जो डॉक्टर हैं उन्होंने शायद 2 मिनट स्पेंड किया होगा उसके साथ, और उन्होंने लिख दिया ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एज द डायग्नोसिस। एंड नॉट ओनली दैट, उन्होंने कुछ एटलीस्ट 20 मेडिसिन लिख दिए, टैबलेट्स, सिरप्स और पता नहीं क्या क्या, उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा एक लिख दिया। तो एक तो हमें ये तब तक मतलब ऑब्वियसली शक हो रहा था, बट इतना हमें पता नहीं था कि ऑटिज्म क्या है, उसमें क्या होता है, क्या करना चाहिए। तो ये सुन के ही जितना हमारा मतलब दिमाग एकदम सब अंधेरा टाइप हो रहा था, उसमें उन्होंने इतने सारे मेडिसिन लिख दिए। तो क्योंकि हमें उस टाइम पे कोई नॉलेज नहीं थी कि क्या करना है, कैसे मैनेज करते हैं, ये कंडीशन क्या है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि ये मेडिसिन मतलब 2.5 साल का बच्चा है, आपने इतने 20 मेडिसिन लिख दिए,
क्या करना है, मतलब कितने दिन देने हैं। तब तक तो टैबलेट्स फॉलो करना भी नहीं आता था। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, ये तो आपको लाइफ लॉन्ग देने हैं अब। और फिर उन्होंने हमें वहां से निकाल के अगला पेशेंट ले लिया। तो द शेयर insensitivity ऑफ दैट ऑलमोस्ट लाइक अ लाइफ सेंटेंस उन्होंने सुना दिया। कोई उन्होंने टाइम नहीं लिया समझाने के लिए कि भाई क्या थेरेपीज करनी है, कैसी करनी है, आपको क्या मैनेज करना चाहिए, कुछ नहीं। एंड ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स, सपोजिटली बेस्ट डॉक्टर्स ऑफ बॉम्बे। फिर हम लोग आए, हमने देखा कि क्या मेडिसिन हैं। हमने थोड़ा बहुत रिसर्च किया, पता चला आधे तो एंटीसाइकोटिक मेडिसिन हैं जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हम एक 2.5 साल के बच्चे को देना स्टार्ट करेंगे। तो फिर हमने 2-3 और राय लिए। सबने, एवरीबडी वो श्योर कि हाँ ये ऑटिज्म ही है। देन तब तक हमने भी काफी रिसर्च कर लिया था। एंड वी फिगर्ड कि नहीं, दवाई हम नहीं देंगे। वो हमारा एज पेरेंट्स हमारा कॉल था कि हम इतने छोटे बच्चे को तो हम अभी से इतनी दवाइयाँ नहीं देंगे। बट जो दैट एंटायर डायग्नोसिस से लेके जो एक एक्सेप्टेंस तक का एक टाइम था, दैट वाज, आई मीन आई थिंक सारे जितने बच्चों के पेरेंट्स हैं वो सारे रिलेट कर पाएंगे। कि वो मतलब काफी धक्का लगा। एंड टू थिंक कि अच्छा अभी क्या करें, क्या करना है। बिकॉज फर्स्ट ये है कि अच्छा अभी व्हाट शुड वी डू, क्योंकि आप हमेशा एक्शन ओरिएंटेड रहते हो कि अच्छा सोल्यूशन क्या है इसका। एंड देन आई थिंक स्लोली स्लोली वी रियलाइज दैट ओके, तो थेरेपीज करनी है। कौन सी थेरेपीज हैं, क्या हैं। हमने काफी एडवाइस लिया, काफी सारे स्पेशल एजुकेटर्स से मिले। एंड हमने 2.5 साल से ही उसका स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी सब स्टार्ट कर लिया। तो वो दैट वाज द स्टार्टिंग रियली। जब अभी वो 14 साल का है, तो हमने 2.5 साल से सब स्टार्ट कर लिया था। Uh, जी मोना जी, डू यू थिंक द डॉक्टर्स नीड टू बी मोर सेंसिटिव व्हाइल ब्रेकिंग द न्यूज टू अ न्यू पेरेंट, जैसा कि आपने अभी बताया सही में कि डेफिनेटली डेफिनेटली, बिकॉज सी, जब तक आपके साथ नहीं हो या आपके बच्चे के साथ नहीं होता, आई डोंट थिंक एनीबडी रियली नोज कि क्या है ये। अभी भी हम एडुकेट करते हैं अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को कि ये कंडीशन है, इसको मैनेज करना है। इट्स नॉट ऐसा कोई बहुत मतलब यू यू हैव टू मैनेज इट। एंड द फैक्ट दैट किसी डॉक्टर ने हमें मेडिसिन लिख दिए एंड जस्ट डिसमिस्ड अस, एंड सेड कि अच्छा अब तो लाइफ लॉन्ग आपको ये करना है। आप ना ज्यादा आप स्कूल वूल में डालने की सोचना नहीं। एंड बेसिकली काइंड ऑफ रिटर्न ऑफ द चाइल्ड। तो सेंसिटिविटी एक बात होती है, बट ऑल्सो टू टेल द पेरेंट्स दैट ओके डोंट गिव अप, देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन। वो मैसेज नहीं आया। बिल्कुल वो मैसेज हमने खुद, या फिर हमने अपने थेरेपिस्ट से, या जो हमारी पूरी ट्राइब है, स्पेशल एजुकेटर्स, थेरेपिस्ट, उनसे जो मैसेज आया वाज बेटर देन द डॉक्टर। जी, जैसे मैं समझ रही हूँ कि अ, ये फीलिंग आना डॉक्टर से कि हाँ मैं आपके साथ हूँ, जो भी है हम आपके साथ खड़े हैं, ये फीलिंग आना बहुत जरूरी है। एंड एटलीस्ट एक रास्ता दिखाना कि जी भाई अभी आगे क्या। आप एक लंबा चौड़ा लिस्ट नहीं पकड़ा सकते मेडिसिन का, और ये नहीं बोल सकते कि भाई आपका लड़का तो कुछ ज्यादा करने वाला है नहीं, आप बस ये दवाई दे दो। आई मीन कैन यू इमेजिन कि पेरेंट्स के दिमाग में क्या आएगा जब आप ये सुनोगे। तो आपका बच्चा 2 साल का है और डॉक्टर ने आपको ये कह दिया कि भाई आपका और कोई होप नहीं है। आई मीन दैट इज लाइक, यू कैनॉट डू दैट। एटलीस्ट सीनियर्स, मतलब आप इतने बड़े डॉक्टर हो, या फिर इवन फॉरगेट बड़े डॉक्टर, छोटे डॉक्टर जो भी है, जो भी है, आप डॉक्टर हो। योर रोल इज टू गिव होप, एंड देयर इज होप। आपने कैसे ऐसे डिसमिस कर दिया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हम्म, फिर आपने ईशान के लिए कौन कौन सी थेरेपीज चुनी मोना जी, और कौन सी आपने चूज करके एक्सेप्ट की, किसको रिजेक्ट किया, किसने काम किया ईशान के लिए, किसने नहीं किया? सो जैसे हम सब लोग जानते हैं कि सारे जितने हमारे बच्चे ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम पे हैं, हर एक बच्चा अलग है। ईच चाइल्ड इज वेरी डिफरेंट। तो ऑब्वियसली जो थेरेपीज हैं जो एक बच्चे पे काम करती हैं, हो सकता है वो दूसरे बच्चे पे काम नहीं करे। तो हमें ट्राई करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि भाई मेरे बच्चे पे क्या काम कर रहा है। तो इसमें ये एक मुश्किल हो जाती है कि भाई अगर किसी ने मुझे कहा कि ये ट्राई कर लो, तो मैं ट्राई जरूर करती हूँ, पर ये कि भाई ये मेरे बच्चे पे काम करेगा नहीं करेगा, वो फिर जो है वो डिसीजन लेना पड़ता है। क्योंकि देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आप कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन आपके बच्चे ने कैसे रिस्पॉन्ड किया।
तो ईशान के साथ हमने जो ट्रेडिशनल होती है एबीए थेरेपी, जो हमारी ऑक्यूपेशनल थेरेपी थी, स्पीच थेरेपी थी, दोनों हमने स्टार्ट करी। तो हमने देखा कि ये जो टेबल टॉप मेथड्स हैं, जो कि आपने बच्चे ने कुछ किया तो आपने उसके मोटिवेशन के लिए कुछ उसको पकड़ा दिया, स्वीट्स हो गया, कुछ हो गया, वो उस पे नहीं काम कर रही थी बिल्कुल। तो बहुत ही रोबोट की तरह वो रिस्पॉन्ड करता था, ही वुड बी वेरी बॉर्ड। और हमने ऑलमोस्ट 1 साल किया, बिकॉज वी थॉट कि शायद हम इम्पेशेंट हो रहे हैं, हमें पेशेंस नहीं है देखने के लिए कि भाई। एंड पहले पहले क्या होता है, आपको लगता है, सब लोग आपको पूछते हैं कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, जैसे कि उसको बुखार है। तो इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? थेरेपी इज नॉट कि आपने दवाई दे दी और बच्चा ठीक हो गया, ऐसे नहीं होता है। तो वन हैज टू बी वेरी पेशेंट। तो हमने ऑलमोस्ट 1 साल देखा एबीए का। देन वी रियलाइज्ड कि, और हाँ, तब तक हम लोग बहुत रिसर्च कर रहे थे कि क्या और क्या कर सकते हैं हम लोग। तो देयर वाज दिस therapy, I wouldn't call it therapy, it's basically called RDI, और relationship development intervention करके है। So there is this hypothesis that जो हमारे बच्चे हैं वो ज़्यादा इमोशनल नहीं होते, उनकी इमोशनल कनेक्ट नहीं होती है सोसाइटी से या फैमिली से या फ्रेंड्स से, वैसा। तो उनका जो हाइपोथेसिस था, जो थ्योरी था, वो था कि हम उस पे काम करेंगे कि भाई अगर इमोशनली बच्चा अवेलेबल हो जाए, तब वो एक्चुअली ज्यादा समझ सकता है, ज्यादा प्रोसेस कर सकता है, उसकी जो हम कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है कि मैं ये क्यों करूं, वो बढ़ता है। तो हमने जो है उसको वो तब तक न्यूरोटिपिकल स्कूल में जाता था, जहाँ पे कि वो बिल्कुल मैनेज नहीं कर पा रहा था, उसको स्कूल भी नहीं मैनेज कर पा रही थी। तो हमने उसको वहां से निकाला। हमने कहा ये हम शायद उसको उसके लिए नहीं, हमारे लिए भेज रहे हैं टिपिकली नॉर्मल स्कूल में। तो उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है वहाँ पे। तो एंड उनको वहाँ पे बहुत ही लिमिटेड स्पेशल एजुकेशन टीचर्स थे, उसको समझ नहीं पा रहे थे। तो हमने वहां से निकाल के आरडीआई वाले स्कूल में उसको डाला, जिसपे कि उनका एक पूरा प्रोग्राम था, जहाँ पे वो पेरेंट्स को भी सिखाते थे कि आप कैसे डील कर सकते हो, आप क्या क्या स्ट्रैटेजीज, क्या क्या चीजें आप लोग घर में यूज कर सकते हो। सो दिस वाज मोर अबाउट, क्योंकि टीचर्स वगैरह स्पेशल एजुकेशन जो होते हैं, स्पेशल एजुकेटर्स, वो तो एक लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं। उन्होंने 1 घंटा देख लिया उसको, दिन में 2 घंटा देख लिया, उससे ज्यादा वो नहीं होते। जो मेन हैवी लिफ्टिंग है वो पेरेंट्स को ही करनी पड़ेगी। तो हमें समझना पड़ेगा कि भाई हम क्या कर सकते हैं और हमारे बच्चे पे क्या काम कर रहा है। तो वो आरडीआई ने हमारे लिए बहुत काम किया। द एंटायर थिंग वाज कि आप समझ लीजिए कि आपके बच्चे को ये आता है। आप ये मत समझो कि मेरे बच्चे को क्या नहीं आता। आप समझो कि मेरा बच्चा ये कर सकता है और उसको ये आता है। ये बहुत सिंपल लग रहा है सुनने में, पर इट वाज वेरी वेरी आई ओपनिंग। क्योंकि आपको मैं एक सिंपल सी वो बात बताती हूँ। जब भी हमने स्कूल भेजा तो टीचर्स वुड कॉल एंड से, अच्छा वो सुन नहीं रहा, बैठ नहीं रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। तो स्कूल्स बदले, टीचर्स बदले, सब किया। देन हमने जब यहाँ पे स्टार्ट किया, हमने रियलाइज किया कि यार वो 3 साल से उसको एबीसीडी ही सिखाए जा रहे हैं। तो एक टीचर थी, उन्होंने हमें कहा कि देखिए शायद वो बोर हो रहा है। और शायद, तो हमने कहा कि एक्चुअली हमें पता नहीं है कि उसको कितना आता है, क्योंकि वो बोलता नहीं है, हमें नहीं पता। और हम उसको हमेशा एबीसीडी ही सिखाते जा रहे हैं। कोई भी नया बंदा आता है उसको एबीसीडी सिखाता है। तो उसको फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम ना उल्टा चालू करते हैं, हम जेड से चालू करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि उसको आता है कि नहीं आता। देन वी एक्चुअली रियलाइज कि उसको सब आता था। एंड द रीजन ही वाज नॉट सिटिंग वाज बिकॉज उसको कितना एबीसीडी सिखाएंगे। So once we started doing other thing, we said अच्छा इतना आता है, and we kept testing his boundaries कि ओके हम देखते हैं कितना आता है, क्या कर लेगा, थोड़ा पेशेंस रख के। तो जब हमने उसको, जैसे सपोज बी एल से वर्ड्स करनी है, तो आपने 3 लेटर वर्ड्स का बताया, अगर वो कर पा रहा है तो हम 5 लेटर वर्ड्स पे जाते थे, अगर 5 नहीं आता तो 4 पे आ जाते थे। बेसिकली चैलेंजिंग हिज बाउंड्रीज। ऑल्सो आरडीआई ने हमें भी सिखाया कि आपकी अपनी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग चीज है जो हमें मैनेज करनी है। तो आप नहीं मतलब यू कैन नॉट लेट गो ऑफ योरसेल्फ ऑल्सो। तो आपको अपनी करनी है, आपको अपने रिलेशनशिप्स देखने हैं, छोटी बच्ची है उसका भी देखना है, ऑफ कोर्स ईशान को भी देखना है।
तो ये सब चीजें जो है, वो एंटायर जो प्रोग्राम था आरडीआई का, उसमें बहुत हेल्प हुआ हमें। एंड वहाँ पे जो मेन कोऑर्डिनेटर हैं कामिनी लखानी जी, उन्होंने बहुत हमारी हेल्प की। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द, मतलब एक सपोर्ट ग्रुप टाइप का बन गया ऑलमोस्ट। अब हम लोग अभी भी टच में हैं। वो ऑलमोस्ट हमने 4 years वहाँ पे किया, एंड विच रियली हेल्प, क्योंकि हमने देखा ईशान का जो रिस्पॉन्स लेवल था। इनफैक्ट हमें एक चीज बहुत अच्छी लगी कि ही सीम्ड हैप्पियर, क्योंकि आप ना इतना फोकस हो जाते हो कि भाई बच्चा सीख रहा है कि नहीं, ये कर रहा है कि नहीं, वो कर रहा है कि नहीं। अब भूल जाते हो कि वो बच्चा है, क्या वो खुश है। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर बच्चा खुश है तो वो करेगा ना चीजें। तो वो हम कभी कभी भूल जाते हैं, बिकॉज हमें इतना दिमाग में आ जाता है कि भाई मेरा बच्चा दूसरे बच्चों से अलग है। कोई बात नहीं, है अलग, कर लेगा, वो भी कर लेगा। सो दैट आई थिंक, सो जो आरडीआई था वो बहुत ही हमारा लाइफ चेंजिंग था। उसके अलावा तो हमने म्यूजिक थेरेपी भी करी है, हमने एनिमल थेरेपी भी करी है, बिकॉज ही लव्स म्यूजिक, तो म्यूजिक करते हैं। वो 3 साल से हम लोग उसको स्पोर्ट्स में भेजते हैं। इट्स नॉट रियली थेरेपी, इट्स काइंड ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, पर उसको साइकिलिंग कराते हैं, स्केटिंग, स्विमिंग, मैराथन भागता है, उसको बहुत पसंद है रनिंग। तो रोज 5 kilometers भागता है। सो दैट ऑल्सो हेल्प्स इन रेगुलेटिंग हिम, क्योंकि उसको अच्छा लगता है टू डू ऑल ऑफ दैट। एंड आई थिंक ओवरऑल, बिकॉज एनर्जी एक्सपेंड होती है, तो जो उसकी फिजिकल इश्यूज हैं इन टर्म्स ऑफ स्लीप रेगुलेशन एक्सेट्रा, उसमें बहुत मदद होती है। तो आई थिंक स्पोर्ट्स बाय itself has helped a lot apart from RTI for the emotional regulation। तो ये दो चीजें हमारी बहुत हेल्प हुई हैं, दो हमने बहुत चीजें ट्राई करी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑफ कोर्स, ये जो स्पीच के लिए अभी भी बोलता नहीं है मुंह से, बट टाइपिंग करता है। हमने जब आवाज स्टार्ट किया, एक्चुअली हमने 2 बार स्टार्ट किया। फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया तो तब हमने आरडीआई जस्ट स्टार्ट ही किया था, तो उसका बिल्कुल मन नहीं था करने का एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। पर जब आरडीआई के 3 साल बाद उसको मन किया करने का, देन व्हेन वी स्टार्टेड, ही स्टार्टेड आवाज, कि हाँ अब मैं करूंगा। सो आई थिंक वो दोनों चीजें साथ साथ में हैं दोनों। इट वाज वन स्टार्टेड, देयरफॉर द अदर स्टार्टेड। आप म्यूट पे हैं शायद। जी। आपकी एक बात ना मेरे दिमाग में अटक गई, जैसे ना आपने कहा कि बच्चा खुश है। मुझसे कभी कोई पूछता है कि मेरे बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वो स्कूल कैसा है, मैं कहती हूँ अच्छा है। कैसे अच्छा है? मेरे को ये पता है मेरे बच्चे वहां से खुश वापस आते हैं। तो कोई भी बच्चा, ऑटिस्टिक, न्यूरो डाइवर्जेंट, न्यूरोटिपिकल, कोई बच्चा, अगर वो जहाँ जा रहा है, जहाँ पढ़ रहा है, जो उसके टीचर्स हैं, थेरेपीज हैं, whosoever, अगर बच्चा वहां से खुश वापस आ रहा है और अगले दिन सुबह वो वहां जाना चाहता है, तो ये कितना क्लियर इंडिकेटर है इस चीज का कि हाँ, जो भी हम कर रहे हैं बच्चे के लिए वो सही कर रहे हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। जी। Okay, Mona ji, what are your thoughts about caregivers burnout and what's working best for you? या मैं हिंदी में कहूँ तो ईशान का ख्याल रखते हुए आप अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखती हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था, वो आई मीन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपका खुद का मेंटल आप स्टेबल नहीं हो, तो आप वो केयर नहीं दे सकते हो, क्योंकि आप हमेशा उसमें घूमते आपके दिमाग में वही घूमता रहेगा कि अभी मैं क्या करूँ, अभी मैं क्या करूँ, ये इतना टेंशन है, इतना है, मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ। अगर आई गिव यू एन एग्जांपल, पहले एक स्कूल में ईशान को हम भेजते थे। मैं उसको स्कूल में ड्रॉप करके ऑफिस जाती थी, और फिर लौटते हुए उसको लेके आती थी। एंड आई वुड सी, वहां पे एक बच्चे की मदर थी, वो बाहर बैठ के वो कुछ निटिंग करती थी। और एंड 2-3 महीने में देखा वो बाहर ही बैठती थी। जब मैं छोड़ के जाती थी वो वहीं बैठी थी, जब मैं छोड़ लेने आती थी तब भी वो वहीं बैठी होती थी, बाहर बैठती थी वो, कहीं नहीं जाती थी। एंड विद इन लाइक अ ईयर उनके बाल सारे ग्रे हो गए, वो खुद बीमार पड़ गई। एंड मुझे उनको देख के लगा कि यू नो दिस कैनॉट बी इट, आपकी लाइफ सिर्फ ये नहीं हो सकती है। एंड क्या होता है कि अगर आप खुश नहीं है, वो आपके बच्चे को पता चल जाता है, और कहीं ना कहीं उसको अगर लगेगा कि मेरी वजह से नहीं है खुश, तो उसके दिमाग पे भी असर पड़ेगा। तो यू ओwe टू एवरीबडी टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, नॉट ओनली टू योरसेल्फ। तो वो एक बात थी, जो जब मैंने उनको देखा, एंड आई केप्ट थिंकिंग कि क्यों नहीं, वो जो 2-3 घंटे हम स्कूल में छोड़ते हैं, व्हाई डजंट शी गो एंड डू समथिंग, ताकि उनको भी खुद को थोड़ा ठीक लगे। यू नो मतलब यू आर ट्रस्टिंग देम टू टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड। 2-3 घंटे की तो बात है, इतना तो हम छोड़ ही सकते हैं।
बट अभी हम क्या करते हैं, जैसे सो जब ईशान का डायग्नोसिस हुआ था और थेरेपीज वगैरह स्टार्ट हुई थी, तो आई हैड गिवन अप माय जॉब फॉर अ वाइल, बिकॉज मेरे को थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए था, जो कि कॉर्पोरेट जॉब्स में यूजुअली नहीं होता है, तो इट वाज डिफिकल्ट। और दूसरी बच्ची भी थी। बट 1-2 साल बाद देन आई डिसाइडेड, एंड मेरे हस्बैंड एंड इन लॉज एक्चुअली ने बहुत साथ दिया था तब, सेइंग दैट नहीं, अब ये यू शुड गो बैक टू वर्क। इट शुडंट बी कि आपकी जो एक इंडिविजुअलिटी है वो सिर्फ एक डेफिनेशन नहीं होती है, एंड यू हैव टू हैव दैट आउटलेट कि भाई मैं काम भी करूंगी, थोड़ा बहुत मेरा डिस्ट्रैक्शन भी होगा। एंड इनफैक्ट मेरा जो एंटायर एंटरप्रेन्योरियल जर्नी है फॉर द लास्ट 12-10 years इज एक्चुअली ड्यू टू ईशान। एंड हमने ऑफिस बनाया, हमने स्टार्ट किया अपना बिजनेस, इट वर्क वेरी वेल, इट डिड वेल। फ्लेक्सिबिलिटी रहती है क्योंकि अपनी ही चीज है, तो ईशान को जितना भी अटेंशन चाहिए होता है वो मैं दे पाती हूँ। बट एट द सेम टाइम एक मेंटल जो एक बाउंड्री रहता है कि हाँ अभी ही इज इन स्कूल, आई कैन वर्क, वो अपना दिमाग भी थोड़ा ठीक रहता है फ्रैंकली। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे मुझे खुद को लगता है कि आई बीइंग अ फिजिशियन और उसके अलावा मैं कुछ काम करती हूँ, जिन दिनों में कुछ एक्स्ट्रा नहीं करती हूँ अदर देन माई रूटीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई एंड अप इरिटेटेड बाय द एंड ऑफ द डे। एग्जैक्टली। और जिस दिन मैंने कुछ अपनी पसंद का या अपनी इच्छा का, सिर्फ अपने बारे में थोड़ा थोड़ा अपना ध्यान रखते हुए अपनी चॉइस का कुछ अलग काम भी किया अदर देन माई ड्यूटीज एज अ पेरेंट, तो उस दिन मैं शाम को बच्चों को गुड नाइट भी हंसते हुए ही कहती हूँ। जबरदस्ती ये नहीं कहती जल्दी से सो जाओ मैं थक गई हूँ। एग्जैक्टली, नहीं वो इरिटेशन बच्चों को समझ आ जाती है। तो अभी क्या है कि जैसे कोविड में पूरा सब हुआ वर्क फ्रॉम होम, अभी भी मैं 1-2 दिन वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, तो ईशान ऑल्सो नोज कि अभी मम्मा इज वर्किंग, तो हम्म। वो उस टाइम पे ही विल नॉट डिस्टर्ब, ही अगर वो घर पे भी होता है ही इज फाइन, ही नोज मम्मा इज वर्किंग। तो दैट डेफिनेशन, दैट बाउंड्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड ऑल्सो कि ओके, ये इस टाइम पे मैं नहीं मम्मा को डिस्टर्ब कर सकता। तो वो भी होना चाहिए आई थिंक, तो उसको भी समझ है इस बात की। तो दैट आई थिंक इट्स जस्ट मेंटली हेल्दी फॉर एवरीबॉडी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा मोना जी, टॉकिंग फिंगर्स किताब का हिस्सा बनने का आपको कैसे मौका मिला, एंड हाउ डिड इट हेल्प इन ईशान्स कम्युनिकेशन जर्नी? Oh, I think it was a life changer because मैंने पढ़ा था टॉकिंग फिंगर्स वॉल्यूम 1, एंड आई हैड फेल्ट इट वाज अ वंडरफुल आइडिया कि भाई हमारे बच्चों को भी कोई ओपिनियंस पूछ रहा है। अभी क्या होता है ना, एंड आई टेल यू व्हाट आई मीन, हम लोग जब भी आवाज में भी टाइपिंग होता था, कुछ होता था, इट वाज मोर अबाउट आस्किंग कि तुम्हारी चॉइस क्या है। सो फॉर एग्जाम्पल हम लोग बाहर जा रहे हैं, तो हम लोग आवाज पे ईशान को दिखाते थे, अच्छा तुमको चाइनीज वाले मतलब रेस्टोरेंट में जाना है या तुमको इटालियन वाले में जाना है, तो वो जो बताएगा हम वहां जाते थे। पर इट वाज, हम बहुत खुश हो जाते थे कि भाई ईशान ने बताया और हम उसकी चॉइस से जा रहे हैं। बट इट वाज अबाउट हिज चॉइसेस, उसके ओपिनियंस क्या हैं, वो चीजों के बारे में क्या सोचता है, वो हमने एक्चुअली कभी पूछा ही नहीं। And it is our, I wouldn't say mistake, but our oversight as much as anybody else's, क्योंकि चॉइस तो हम, अच्छा ईशान को ये पसंद है, ईशान का फेवरेट कलर ये है, वो सब हम पूछते हैं, वो किस बारे में क्या सोचता है वो कभी नहीं पूछा। तो टॉकिंग फिंगर्स में क्या हुआ कि सो आई हैड रेड द फर्स्ट बुक, तो व्हेन दे कॉल्ड गिव अ कॉल आउट, पद्मा जी ने कॉल आउट दिया था कि विच children want to participate, तो we had volunteered and said, देखो, तो उन्होंने एक लिस्ट दिया था कि आप आंसर करवाइए, देखते हैं अगर ठीक लगेगा तो हम करेंगे। तो देन वी रियलाइज दैट जो क्वेश्चंस हैं हम एक्चुअली उसका ओपिनियन पूछ रहे हैं चीजों के बारे में। तो मैंने पद्मा जी को बोला था कि हम ट्राई करेंगे, आई डोंट नो, क्योंकि क्या होता है कि वी आर गिल्टी ऑफ अंडर एस्टिमेटिंग आवर चिल्ड्रन। हमें लगता है कि पता नहीं कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो मैंने तब भी कहा था, मैंने कहा देखेंगे, अगर कर पाता है तो फिर कर लेंगे, पर हम कोशिश जरूर करेंगे अब। तो ऑलमोस्ट 1 महीना लगा था वो 20 क्वेश्चंस आंसर करने के लिए। बट द आंसर्स ही गेव, एंड इट वाज नॉट ओनली डिड इट सरप्राइज मी, इट एब्सोल्युटली डिलाइटेड मी टू लर्न कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोचता है चीजों के बारे में उसकी। एंड दैट ही हैज अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर भी हमें पता चला।
because because the kind of things he wrote, मुझे तो इसके फादर ने बोला ये sarcastically बोल रहा है कि सच में बोल रहा है। हमें समझ ही नहीं आ रहा था। तो इट वाज अ ग्रेट जर्नी ऑफ दैट 1 मंथ, जो वो टाइप करता था, हमें देखती थी क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अच्छा ऐसा सोच रहा है। एंड हिज एक्सप्रेशंस आल्सो इन दैट फ्रीडम, कि मैं भी बोल सकता हूँ, मैं भी लोगों को बता सकता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। that freedom that happened was absolutely out of this world. तो ये सिर्फ एक किताब नहीं है हमारे लिए, आई थिंक इट्स अ सिंबल ऑफ द फ्रीडम दैट he's got. जैसे आपने कहा एक क्वेश्चंस, मैं एक क्वेश्चन पढ़ के सुनाना चाहूंगी हमारे श्रोताओं को। बच्चों से पूछा गया, विच टर्मिनोलॉजी डू यू प्रेफर टू बी एड्रेस्ड बाय, आइडेंटिटी फर्स्ट एज एन ऑटिस्टिक और पर्सन फर्स्ट एज एन पर्सन विद ऑटिस्टिक? तो ईशान का जवाब था, आई डोंट केयर मच अबाउट इट, इट इज मोर फॉर अदर पीपल एंड नॉट मी, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस टू माई आइडेंटिटी। इससे कितना क्लियर पता चलता है कि वो बच्चा सिर्फ कहाँ जाना है, इटालियन खाना है कि चाइनीज खाना है, यहाँ तक उसकी सोच नहीं है। उस बच्चे की सोच किसी भी बहुत ज्यादा उससे आगे है, बस ये कि हम वहां तक नहीं पहुंच पाए अभी तक। और ये मीडियम मिला लिखने का, या हमें ये क्वेश्चंस क्या थ्रो कर सकते हैं हम बच्चे पे, उससे हम क्या पूछ सकते हैं उसकी पर्सनालिटी के बारे में, ये कितना कुछ इस किताब को पढ़ के पता चला मुझे भी, और जैसे कि आप भी बता रहे हैं, तो इट इज रियली वंडरफुल। मोना जी, आप थोड़ा सा, अब जैसे आपने पहले बताया ईशान की छोटी बहन भी है, तो इन दोनों का बॉन्ड कैसा है, और आप और आपके हस्बैंड का मतलब पार्टनरिंग कैसा है बीइंग पेरेंट्स टू ईशान? No, absolutely. I mean, one is, I think, कुछ जो भगवान ने, आई थिंक हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि भगवान ने क्या दिया है, नॉट दैट भगवान ने क्या नहीं दिया, एंड थैंकफुली, हमारी जो, एक तो आरडीआई ने भी काफी हेल्प किया, बट द रिलेशनशिप्स दैट वी वर्कड ऑन वेरी फ्रैंकली, दैट हैज बीन वंडरफुल। ईशान की जो रिलेशनशिप है एक्चुअली उसके पापा के साथ इज एक्चुअली मच मोर क्लोजर देन विथ मी। I think his dad participated completely in the entire जो हमने आरडीआई प्रोग्राम किया, तो जो भी हम स्ट्रैटेजीज एम्प्लॉय करते थे घर पे वो एज अ फैमिली करते थे। तो अभी भी द एंटायर जो रिलेशनशिप्स हैं विद ईशान, विद माय यंगर वन, वो काफी स्ट्रांग हैं। इनफैक्ट वन मैंने देखा है बहुत बारी वेयर sometimes fathers don't perhaps give that much of attention or are not able to perhaps, but Ishan's dad is absolutely hands on, वो बहुत ज्यादा, इनफैक्ट मुझसे भी ज्यादा कभी कभी उस पे काम करते हैं। एंड सारा मतलब गेटिंग हिम टू स्पीक, गेटिंग हिम टू टाइप, हर चीज में जो है मोर देन इक्वल कंट्रीब्यूशन है। इनफैक्ट बिकॉज हम लोग वी कम फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज, मैं उड़ीसा से हूँ, वो दिल्ली से हैं, तो हमारी जो लैंग्वेजेस वगैरह है वो भी काफी जो है वो मिक्सअप होती हैं। तो वी वर टोल्ड इनिशियली कि आप लोग ना घर में एक ही लैंग्वेज बात करिए, तब जाके नहीं तो बच्चे को कंफ्यूजन होगा। बहुत अर्ली होता था जब, नहीं सर अच्छा क्या करें अभी हम, क्योंकि मुझे हिंदी इतनी अच्छी से नहीं आती थी, उनको उड़िया आती नहीं है। तो हमने डिसाइड किया ठीक है हम इंग्लिश में बात करेंगे। फिर देन वी रियलाइज कि नहीं, वी कैन डू अ मिक्स एंड थिंग्स लाइक दैट। बट जैसे आरटीआई में वी वर टोल्ड लाइक एक आप टाइम रख लो, इस टाइम पे यू फोकस ओनली ऑन बोथ ऑफ यू। तो वी हैव दिस थिंग कि अच्छा इस टाइम पे वी विल गो ऑन अ डेट, ओके, इवन आफ्टर सम 18 years of marriage। तो we said चलो। And sometimes we go say with Ishan only, or with his sister only, sometimes we go as a full family, sometimes we go only both of us। So the idea is that उसकी बहन को भी ये कभी नहीं लगना चाहिए कि भाई सारा अटेंशन उसके ऊपर है, कि ईशान के ऊपर ही है, मेरे पे तो फोकस ही नहीं करते, दो शी विल नॉट अलाउ दैट। बट बच्चों की खुद आपस में भी काफी रिलेशनशिप अच्छी है। इनफैक्ट माय डॉटर वाज नॉट वेल बीच में, तो वो हॉस्पिटल में थी, तो वी एक्सप्लेन टू ईशान की ऐसा है, वो हॉस्पिटल में है। मुझे लगा पता नहीं समझेगा नहीं समझेगा, बट एवरी डे दैट वी वुड गो टू द हॉस्पिटल वो उसका टॉय लेके आता था कि ये आप उसको दे के आना। सो ऑब्वियसली उसको समझ में भी आया है, एंड ही इज केयरिंग फॉर हर। खेलते भी बहुत अच्छे से हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इनफैक्ट वो अपने सारे फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस करती है कि ये मेरा बड़ा भाई है।
So with a lot of pride, and she tells them ki, what is autism, and therefore you have to be something, you have to be very, very clear with him, and हम सब साथ में खेलेंगे. So she in fact is much more of a fighter really on his behalf, which is great to see. यहाँ पे ना मैं किताब में से एक और क्वेश्चन जरूर पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि उसका जो जवाब ईशान ने दिया था, आई एम फ्लोर्ड. क्वेश्चन पूछा गया था, कैन यू टॉक अबाउट 3 थिंग्स दैट यू वैल्यू द मोस्ट? व्हाट मेंटल क्वालिटीज डू यू थिंक आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू राइज अबव एनी डिफिकल्टीज इन लाइफ? जीवन में मुश्किलों से लड़ने के लिए इंसान में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए? एंड ईशान आंसर इज सो प्रिसाइज. सिर्फ 3 शब्द लिखे हुए हैं: फैमिली, पेशेंस एंड एक्सेप्टेंस. मीन्स परिवार का साथ चाहिए, हर हालात में सब्र चाहिए, और जो जैसा है उसको स्वीकार करना चाहिए. मीन्स हम किसी ज्ञानी पुरुष से भी पूछेंगे ना, तो जिंदगी के सबसे बड़े सत्य कौन से हैं, तो वो शायद यही 3 शब्द होंगे. और ये कितनी क्लियरली ईशान ने लिख दिए, कितने छोटे से शब्दों में कितना साफ से बता दिया कि इससे ये भी पता चलता है कि उसकी पेरेंटिंग कैसी है. उससे ये भी पता चलता है कि वो अपनी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं है, इट्स जस्ट मीन्स आपको क्योर नहीं होना, आपको मैनेज करना है. यू जस्ट हैव टू मैनेज द थिंग्स, नथिंग एल्स. ब्यूटीफुल. आप कम्युनिटी को कोई मैसेज देना चाहेंगी मोना जी, अपने एक्सपीरियंसेस के बेस्ड? See, actually, not only community, I think overall, जितने भी पेरेंट्स हैं, इवन फॉर न्यूरोटिपिकल किड्स, आई थिंक एक मैसेज सिर्फ ये रहेगा कि वी आर नॉट लुकिंग फॉर पिटी. हमें दया, हमारे बच्चों को आपकी दया नहीं चाहिए. दे आर फाइन. ओके. व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज एक्सेप्टेंस, एंड टू teach the next generation how to them, how to behave with them. कि भाई पिटी की जरूरत नहीं है. आप हमारे साथ आके खेलो, आप भी हमारे बर्थडे पार्टी में आओ, आप हमारे साथ यहाँ चलो, आप हमारे साथ वहां चलो. क्या आप क्या सोचते हो इसके बारे में? ऐसी चीजें करनी चाहिए. दैट इज द थिंग. एंड फॉर द कम्युनिटी एंड अदर पेरेंट्स, अगेन लाइक आई वुड से, हमारा जो मंत्र रहा है वो हमेशा रहा है कि, लाइक आई सेड अर्लियर, दैट वी नीड टू अज्यूम कम्पिटेंस. हम ये सोचते हैं कि शायद हमारे बच्चे ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते. हो सकता है, वो तो अपने नॉर्मल बच्चे भी कुछ चीजें करेंगे, कुछ चीजें नहीं करेंगे. बट हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा ये नहीं करेगा, जो कि पहले वो डॉक्टर ने हमें बोल दिया कि आपका बच्चा लाइफ में कुछ कर नहीं सकता. आई थिंक उसी से ना हम लोग ढीठ हो गए कि अब तो मैं करा के रहूंगी. एंड दैट इज द स्टबर्ननेस दैट वी एज पेरेंट्स नीड टू हैव. दैट नहीं, we'll see, we'll have a lot of patience. ऐसा जरूरी नहीं है कि हम पीट पीट के कुछ कराएंगे. विथ पेशेंस दैट मैजिक विल हैपन. वो होगा क्योंकि बच्चा खुद करेगा. बस थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना है और कुछ नहीं. और हमें सोचना है कि हमारा बच्चा भी कर लेगा, क्योंकि इट्स लाइक पुटिंग दिस होल स्क्वायर थिंग इन अ राउंड पेग, और स्क्वायर पेग इनटू अ राउंड होल. इट्स ओके. थोड़ा सा हम भी उसको घिस देंगे तो वो भी फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो इट्स अदर पीपल ऑल्सो. आई थिंक दिस होल थिंग ऑफ, जैसे आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं और जैसे टॉकिंग फिंगर्स में हो रहा है, टू स्प्रेड द मैसेज टू द ओवरऑल वर्ल्ड एज सच कि भाई हम भी हैं, वी आर नॉट इनविजिबल. आवर चिल्ड्रन आर नॉट इनविजिबल. सो look at them, hear them, and spread the voice. Really, that's the message that we're talking about today. मुझे फिर ईशान का ये सवाल का जवाब ध्यान में आ रहा है. इस सेशन की समाप्ति भी मैं उसी के साथ करूंगी. किताब में पूछा गया था, इज ऑटिज्म समथिंग दैट नीड्स टू बी चेंज्ड? और ईशान का कितना सिंपल सा जवाब है, आई फील मे बी अदर पीपल कैन चेंज अ लिटिल. बस इसी चीज की जरूरत है कि हम ये समझें कि वो सोसाइटी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है और वो हमारे जैसे हैं. कुछ खास डिफरेंस नहीं है तो हमें कुछ खास नहीं करना, बस उनको अपना एक हिस्सा मानने की जरूरत है. बस इसी बदलाव की निरंतर कोशिश में टीम और स्पेक्ट्रम ऑटिज्म जल्द ही आपसे फिर जुड़ेगी और मोनालिसा जैसे और प्रेरणादायक अभिभावकों को आपके साथ मिलाएगी, जो अपनी निरंतर लगन से अपने नॉन स्पीकिंग ऑटिस्टिक बच्चे के जीवन को बेहतर बनाने में लगे हैं और ऐसा करने के लिए दूसरे अभिभावकों को भी हौसला दे रहे हैं. आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोना जी. सो नाइस टॉकिंग टू यू. Thank हैव you. अ गुड डे.